30,000 साल से भी ज्यादा पहले निएंडरथल मानव पृथ्वी से विलुप्त हो गए और उनकी सहोदर प्रजाति होमो सेपियंस पृथ्वी पर छा गई। उन्हें हिममानव के नाम से जाना जाता था और आधुनिक मनुष्यों से समानता के बावजूद निएंडरथल आकार में छोटे, दिखने में ज्यादा मजबूत और बेहतरीन शिकारी थे। इतिहास के इस दौर में उत्तरी साइबेरिया में आओ नाम का एक निएंडरथल व्यक्ति अपने दोस्त बूर के साथ शिकार कर रहा है। एक हिरण का शिकार करने के बाद दोनों अपनी स्लेज के साथ लंबे बर्फीले रेगिस्तान के बीचों बीच घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें एक छिपी हुई गुफा में अपना घर मिल जाता है और कबीले का एक सदस्य जल्दी से एओ को बुलाता है। गुफा में प्रवेश करते ही वह अपनी पत्नी उनाक को अपनी बेटी को जन्म देते हुए पाता है, जिसका नाम वे नेया रखते हैं। जन्म देने के बाद निएंडरथल अपनी बेटी को पूरे कबीले के सामने पालता है, अपने उत्तराधिकारी के जन्म पर गर्व करता है। उसे उम्मीद है कि निया अपने लोगों और उनकी विरासत को आगे बढ़ा पाएगी और इस खुशी के दिन सभी लोग शिकार का आनंद लेकर जश्न मनाते हैं। हालांकि जब सब सो जाते हैं तो गुफा के बाहर चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है। एओ और बूर जांच करने जाते हैं और पाते हैं कि उनका एक योद्धा पहले से ही बेजान पड़ा है, जो दर्शाता है कि उस प्राणी ने, जिसे सिर्फ जानवर के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर इस क्षेत्र पर हमला कर दिया है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित एओ बूर के साथ मिलकर उस जानवर का शिकार करने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें बर्फ में एक विशाल पदचिह्न मिलता है, जिसे देखकर बूर डर जाता है क्योंकि उस पर पहले ही जानवर ने हमला कर दिया था और उसके पंजों से उसकी आंख फूट गई थी। फिर भी दोनों कई दिनों तक खोज जारी रखते हैं। आखिरकार एओ को वह जानवर मिल जाता है जो एक ध्रुवीय भालू निकलता है। बर्फ के नीचे छिपा बूर जानवर का सामना करने के लिए आता है, लेकिन भालू उसे एक ही झटके में जमीन पर गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर एओ को अकेले ही भालू का सामना करना पड़ता है और जब भालू उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर काटने लगता है तो योद्धा मौके का फायदा उठाकर उस पर तलवार से वार कर देता है। लड़ाई जारी रहती है और एओ अपनी पूरी ताकत लगा देता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और भालू पर वार करता रहता है, जिससे भालू उसके जख्मों को झेल नहीं पाता और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। घंटों बाद एओ जागता है और भालू की खाल की बदौलत वह साइबेरिया की कड़ाके की ठंड से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से बूर इतना भाग्यशाली नहीं था और एओ को अपने दोस्त का शव वहीं छोड़ना पड़ता है और भालू को अपने लोगों को खाना खिलाने ले जाता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद एओ आखिरकार अपना घर ढूंढ लेता है और अपने परिवार से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि दो अनजान आदमी उसे देख रहे हैं। दुर्भाग्य से जब निएंडरथल अपनी गुफा में लौटता है तो उसे पता चलता है कि उनाक और निया समेत सभी का सफाया हो चुका है। एओ को शक है कि यह आधुनिक इंसानों का काम है और उसका शक तब और पुख्ता हो जाता है जब उनमें से दो गुफा में घुसकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और अकेले होने के बावजूद एओ अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है और अपने खंजर से उनमें से एक को खत्म करने ही वाला होता है। हालांकि बदला लेने की अपनी इच्छा के बावजूद योद्धा एक और जीवन समाप्त नहीं करना चाहता और दोनों मनुष्यों को भागने देता है। अब एओ अपने कबीले का आखिरी निएंडरथल है और अपने दोस्तों और परिवार के खोने का शोक मनाते हुए उसे याद आता है कि उसके बचपन में चीजें कितनी अलग थीं। 25 साल पहले आओ और उसका जुड़वां भाई ओआ समुद्र के किनारे खेल रहे थे, तभी उन्हें जंगल से आती एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे इस अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए जमीन पर पड़े एक शव को देखते हैं जिसके गले में एक बांसुरी लटकी हुई है। एओ को वह वस्तु पसंद आती है और वह उसे अपने पिता, कबीले के मुखिया के पास ले जाने का फैसला करता है, जो कई दिनों से बीमार हैं और अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। गांव के ज्यादातर लोगों की तरह वह भी किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त हैं और एओ बांसुरी से कोई धुन निकालकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, मानो वो कोई गाना हो। इस याद के बाद एओ बर्फ में बेतरतीब घूमता रहता है। तभी उसे भेड़ियों का एक झुंड दूर से उसे घूरता हुआ दिखाई देता है। निएंडरथल भेड़ियों की चीख की नकल करता है और उन्हें भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उदासी और थकान एओ पर हावी हो जाती है और वह बर्फ में गिरकर सो जाता है। उसी क्षण उसे एक और याद आती है और वह इंसानों से अपने पहले संपर्क को याद करता है। कबीले में बीमारी फैलने के साथ निएंडरथल लोगों ने जीवित रहने की कोशिश में प्रतिद्वंद्वी कबीले के साथ हथियार, भोजन और यहाँ तक कि अपने कुछ बच्चों का भी आदान प्रदान किया। आओ चुने हुए लोगों में से एक बन गया और अपने भाई आओ से अलग हो गया, जिसने अलविदा कहने से पहले उसे अपनी बांसुरी दे दी। उस दिन से दोनों भाई अलग हो गए, लेकिन आओ को बूर नाम के एक युवक का साथ मिला जो आने वाले कई सालों तक उसका सबसे अच्छा दोस्त बना रहा। हालांकि अब जब वो अपने सभी प्रियजनों को खो चुका है तो एओ अपने खोए हुए भाई को फिर से पाने की उम्मीद में अपने पुराने कबीले की ओर लौटने का फैसला करता है। कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद निएंडरथल बर्फीले रेगिस्तान को पार करते हुए जंगलों और गर्म जलवायु से भरे उत्तरी यूरोप पहुंचता है। निएंडरथल आग के सामने आराम करने का फैसला करता है, लेकिन मवेशियों के एक झुंड को देखकर चौंक जाता है और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है।
एओ विस्फोट में लगभग कुचला जाता है, लेकिन डरने के बजाय वह प्रकृति और अपने आसपास के सभी जीवों की और भी ज्यादा प्रशंसा करता है। अगले दिन एओ जंगल में एक जंगली सुअर का शिकार करने निकलता है, लेकिन अचानक वह एक बिल में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद चेहरे पर रंगे हुए इंसानों का एक समूह उसे पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है। गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों को एओ अजीब लगता है, क्योंकि उसका चेहरा रूखा और बालों से भरा हुआ है। एओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह शांति से आया है, लेकिन एओ जनजाति की भाषा नहीं समझ पाता और उसे एक कोठरी में ले जाया जाता है। इसके तुरंत बाद एक अन्य जनजाति के एक जोड़े को भी बंदी बना लिया जाता है और युवक को अगुक नेता के पास बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। उसकी पत्नी अका डर के मारे चीखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसे अपने साथी को अपने सामने ही मारते हुए देखना पड़ता है। उसके सीने में खंजर घुसा दिया जाता है। इस भयावह दृश्य को देखकर एओ डर जाता है और उन सभी रंगे हुए लोगों को जंगली समझता है। बलि के बाद अगुक कोठरी में जाता है और एओ के चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर देता है, मानो यह उसके लिए अपने कबीले का हिस्सा बनने का प्रस्ताव हो। हालांकि योद्धा मना कर देता है, जिससे अगुक नाराज हो जाता है और आक्रमणकारी को खत्म करने का वादा करता है। ये देखते हुए कि उसे जल्द से जल्द भागना है, एओ एक योजना बनाने की कोशिश करता है जब उसे पेड़ों के बीच एक मधुमक्खी का घोंसला लटका हुआ दिखाई देता है। बड़ी मुश्किल से निएंडरथल अपने बंधनों से आजाद होता है, अपने शरीर पर कीचड़ लपेटता है और अपनी छड़ी थामे घोंसले की ओर दौड़ता है। जैसे ही वह घोंसले तक पहुंचता है, एओ घोंसले को पेड़ से गिरा देता है, जिससे मधुमक्खियां इधर उधर बिखर जाती हैं। संतुष्ट न होकर निएंडरथल घोंसला अपने हाथों में उठाए अपने शरीर पर लगे कीचड़ से डंक से बचते हुए गांव में इधर उधर भागता है। नतीजतन अगुक समेत सभी रंगे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, जबकि एओ जंगल में भाग जाता है। इस सारी अफरा तफरी के बीच अका भी भागने का फैसला करता है और निएंडरथल का पीछा करता है, जो अपना शरीर साफ करने के लिए एक झील पर जाता है। इसके बाद एओ एक सुरक्षित जगह की तलाश में चमगादड़ों से भरी एक गुफा पाता है, लेकिन प्रकृति और जीवों से अपने जुड़ाव के कारण वह डरता नहीं है। बाद में एओ आग जलाकर सोने की कोशिश करता है, तभी अका भी चुपके से अंदर आ जाता है और गुफा के दूसरे हिस्से में आराम करने लगता है। घंटों बाद एओ गुफा के अंदर चीखें सुनता है और जब वह जांच करने बाहर जाता है तो उसे कैदी एक बच्चे को जन्म देती हुई मिलती है। निया की तरह वह एक बच्ची के जन्म को देखता है, जिसका नाम उसकी मां ने वाना रखा है। हालांकि वे आपस में बातचीत नहीं कर पाते, एओ उनकी मदद करने की कोशिश करता है और आग जलाने और उन्हें गर्म रखने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। अगले दिन वह 2 पक्षियों को खाना खिलाने के लिए पकड़ता है, लेकिन अका उनके अजीब रूप को देखकर डर जाती है और उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहती है। जब रात होती है तो एओ छोटी मां की नींद का फायदा उठाकर वाना को गुफा से बाहर ले जाती है। निएंडरथल का मानना है कि यह बच्ची उसकी बेटी निया का पुनर्जन्म है और वह उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि जब अका सुबह उठती है तो वह अपनी बेटी को अगवा देखकर क्रोधित हो जाती है और एओ से बदला लेने की कसम खाती है। भाले से लैस वह निएंडरथल और उसके बच्चे को जंगल में आराम करते हुए देखती है और हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी उसे वाना के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे आश्चर्य होता है कि एओ उसके पास आता है और उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाता है, जिससे छोटी बच्ची शांत हो जाती है। फिर भी अका को उस पर भरोसा नहीं होता और वह अचानक हमला करके भाला हाथ में लेकर एओ पर झपट पड़ती है ताकि उसे मार गिराए। निएंडरथल बाल बाल हमले से बच निकलता है और युवती मौके का फायदा उठाकर अपनी बेटी को वापस ले आती है। वो वाना के साथ भागने ही वाली होती है कि अका का सामना कुछ और रंगे हुए चेहरों वाले स्थानीय लोगों से होता है, जो कैदी को वापस ले जाने आए हैं। युवा मां खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्थानीय लोग उस पर भाले से वार करते हैं और उसे जमीन पर गिराकर बेहोश कर देते हैं। इस बीच एक और स्थानीय निवासी एओ की ओर बढ़ता है और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। हालांकि रंगे हुए चेहरे के पास लड़ने के लिए भाला है, निएंडरथल ज्यादा कुशल है और अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था करने के साथ साथ उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश भी कर देता है। फिर वह देखता है कि वह स्थानीय महिला वाना को ले जाने की कोशिश कर रही है और एक ही मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और बच्चे को बचा लेता है। सारा शोर शराबा अगुक सुन लेता है और एओ पर भाला फेंकता है, लेकिन एओ उसे आसानी से अपने हाथ से रोक लेता है। फिर भी कबीले का नेता एओ पर कूद पड़ता है और उस पर मुक्कों से हमला करने लगता है, लेकिन निएंडरथल उस पागल आदमी से पीछा छुड़ाकर पलटवार करता है। फिर दोनों दुश्मन आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, जैसे जंगली जानवर ये देखने के लिए दहाड़ रहे हों कि कौन सबसे ताकतवर है। अंत में अगुक भी एओ के दृढ़ संकल्प को परास्त नहीं कर पाता और बाकी मूल निवासियों को लेकर वापस गांव चला जाता है। इस टकराव के बाद एओ वाना को अपनी बाहों में लेकर उसकी मां को सौंप देता है, जो होश में आती है और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वाना रोती रहती है और एओ को लगता है कि उसे भूख लगी है। फिर वह अका को इशारा करता है कि वह उसे स्तनपान करा दे और जब वह ऐसा करती है तो वाना आखिरकार शांत हो जाती है और अपनी मां की गोद में सो जाती है।
हालांकि उसे अभी भी एओ पर पूरा भरोसा नहीं है, फिर भी अका उसके साथ एक सुरक्षित जगह ढूंढने के सफर पर जाने का फैसला करती है जहां वह अपनी बेटी की परवरिश कर सके। सफर के दौरान एओ को अपने भाई ओआ का एक दृश्य दिखाई देता है जो एक छोटे से पेड़ के तने को ढोल की तरह पीट रहा है। युवती को कुछ नहीं दिखता, लेकिन ये दृश्य उन जगहों को दिखाते हैं जहां निएंडरथल ने आखिरी बार अपने भाई को देखा था, जिससे पता चलता है कि वह पास ही है। यात्रा जारी रहती है, लेकिन एओ को नाक से खून बहने, तेज सिरदर्द और खांसी के साथ बेचैनी होने लगती है। सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि उसे भी उसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसने उसके पिता को लील लिया था, लेकिन एओ तब तक हार नहीं मानता जब तक वह अपने भाई को नहीं ढूंढ लेता। कुछ और दिन बीतते हैं और तीनों एक झील पार करते हैं। तभी अका को जमीन पर पड़ा एक पेड़ दिखाई देता है और वह उसे कहीं से पहचान लेता है। दोनों चलते रहते हैं जब तक कि एओ की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और वह मुश्किल से खड़ी हो पाती है। इस वजह से अका अपनी बेटी को बाकी रास्ता गोद में उठाकर ले जाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही दोनों झील पार करते हैं एओ को तेज सिरदर्द होता है और वह जमीन पर गिर जाती है। अका एओ का भाला लेकर अपनी बेटी के साथ अकेले ही निकल पड़ती है। हालांकि जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे निएंडरथल पर तरस आता है और उसके वजन के बावजूद अका एओ और वाना को अपनी पीठ पर उठाकर बाकी रास्ता तय करती है। कुछ ही देर बाद उसे अपने लोगों का पुराना शिविर मिल जाता है, लेकिन वह जगह वीरान है। तब अका को याद आता है कि बरसों पहले अगुक और रंगे हुए लोगों ने उसके कबीले पर हमला किया था, जिसमें ज्यादातर गांव वाले मारे गए थे और कुछ बचे हुए लोग किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे थे। फिर भी वह वहीं आराम करने का फैसला करती है और आग जलाने के साथ साथ अका जंगल में मिले पौधों से दवा बनाती है। कुछ दिन बीतते हैं और उस युवती की देखभाल की बदौलत एओ धीरे धीरे अपनी बीमारी से उबरती है और अपनी ऊर्जा वापस पा लेती है। इस बीच अका एओ का शिकार करने और उसे खिलाने का काम संभालती है और एओ उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। लंबे दिनों के इलाज के बाद निएंडरथल आखिरकार ठीक हो जाता है और अका उसे वे पौधे दिखाती है जिनसे उसने दवा बनाई थी। अब जब उसे पता चल गया है कि अपने लोगों को कैसे ठीक करना है, तो वो अपने भाई को ढूंढने और उसके पीछे छूट गए लोगों की मदद करने के लिए और भी दृढ़ हो जाता है। हालांकि आग के सामने आराम करते हुए दोनों को पहाड़ी से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनाई देती है। अका और एओ जांच करने जाते हैं और देखते हैं कि अगुक और उसके योद्धा पहाड़ी पर उनका इंतजार कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के अका अपना भाला उठाता है और एक सैनिक पर फेंकता है, जो जोर से लगता है और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जवाब में अगुक और बाकी लोग हमला करते हैं और मजबूरन दंपति को वाना को एक गुफा में छिपाना पड़ता है। जनजाति उनका पीछा करती है, लेकिन उन्हें चकमा देकर एक छोटी सुरंग ढूंढ लेती है जिससे वे पार जा सकते हैं। हालांकि वाना के रोने से उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और अगुक संकरी सुरंग से उनका पीछा करने की कोशिश करता है। एओ ध्रुवीय भालू की खाल से बना अपना कोट उतारता है, उसमें आग लगाता है और अगुक पर फेंक देता है, जो आग की लपटों से डरकर पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। समूह से बच निकलने के बाद युगल गुफा की खोज जारी रखते हैं। तभी उन्हें गुफा चित्रों से भरी एक जगह मिलती है। एओ इन चित्रों को देखकर चौंक जाती है, लेकिन अका जल्द ही पहचान जाती है कि ये चित्र उसके लोगों ने बनाए थे। फिर युवती उसे ये सब करना सिखाती है और जब उसे थोड़ा रंग मिलता है तो वह उसे जमीन पर उड़ेल देती है और उस पर अपना हाथ रख देती है। फिर वह एओ के साथ भी ऐसा ही करती है और उनके हाथ गुफा में इस बात की निशानी के तौर पर छोड़ देती है कि वे दोनों वहां गए थे। यह अनुभव दोनों को और भी करीब लाता है और अका को यकीन होने लगता है कि एओ पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ दिन बीतते हैं और तीनों गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अका और एओ आखिरकार बातचीत करना सीख जाते हैं। इसके अलावा युवती निएंडरथल को भाला सटीक रूप से फेंकना सिखाती है। एओ जल्दी सीख जाता है और दोनों अपनी लंबी यात्रा जारी रखते हुए मध्य यूरोप के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां बहुत कम जानवर हैं, जिससे उन्हें पौधों और बीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक दिन उन्हें एक और गुफा मिली जो लंबे समय से वहां पड़े विशाल जानवरों की हड्डियों से भरी थी। एओ को वहां अपने लोगों के निशान दिखाई देते हैं और जब वह गुफा की ओर खोज करता है तो उसे खोपड़ियों का ढेर बिखरा हुआ मिलता है, जो उसके कबीले के सदस्यों की प्रतीत होती है। श्रद्धांजलि स्वरूप एओ सभी खोपड़ियों को एक जगह इकट्ठा करता है और उन सभी को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इसके बाद वो अका से बात करने जाता है, लेकिन अचानक एक अनजान आदमी उस पर हमला कर देता है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वह भी निएंडरथल जैसा ही लगता है और इंसानों की एक जनजाति से बात करने जाता है जिनके शरीर पीले रंग से रंगे हुए हैं। ये जानने के बाद कि क्या हुआ था, वे घुसपैठियों से मिलने जाते हैं और अका और वाना जैसी अपनी ही प्रजाति के किसी व्यक्ति को देखकर खुश होते हैं। हालांकि जैसे उन्होंने पुराने निएंडरथल के साथ किया था, वे एओ को उसके रूप रंग के कारण अस्वीकार कर देते हैं। अंततः कबीले का नेता उसे जाने के लिए कहता है और भाले से हमला करने की धमकी भी देता है, लेकिन निएंडरथल उसे निहत्था कर देता है और भाले को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। ये दर्शाता है कि वह शांति से आया है। इसके बावजूद जनजाति उसे अस्वीकार करती रहती है और उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है।
इससे अका क्रोधित हो जाती है और आओ को बचाने की कोशिश में वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और निएंडरथल को जाने के लिए कहती है क्योंकि यह उसकी जगह नहीं है। आहत होकर एओ गुफा से निकल जाता है और आधी रात को आग जलाता है और एक बार फिर अपने भाई की छवि देखता है। ये दृश्य निएंडरथल को अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन पहले वह गुफा के ऊपर से अपना फर कोट फेंकता है जो अका के पास पहुंचता है और वह उसे अपनी बेटी के लिए बिस्तर के रूप में इस्तेमाल करती है। अगली सुबह एओ एक चूहे का शिकार करने निकला था कि अचानक उसकी मुलाकात अका से हुई। उसे अब भी अका के जाने का दुख था, लेकिन माफी मांगते हुए वह युवती उसे वाना को गोद में उठाने देती है, मानो वो उसकी बेटी हो। इस इशारे के साथ दोनों में आखिरकार सुलह हो जाती है और वे ओआ और उसके कबीले की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे एक जलते हुए जंगल में पहुंचते हैं और अचानक घोड़ों का एक झुंड उनके पास से गुजरता है। इस खूबसूरत पल के बावजूद अका ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और उसके पास अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए दूध भी नहीं बचा है। इस निराशाजनक स्थिति के बीच एओ शिकार पर निकलती है, तभी उसे एक घोड़ी और उसका बच्चा अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। प्रकृति के साथ अपने संपर्क के कारण घोड़ी बिना हमला किए पास आ जाती है और अका उसका थोड़ा सा दूध वाना को पिलाने में कामयाब हो जाती है। दोनों घोड़ी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं और उसे जाने देते हैं। अका और भी ज्यादा प्रशंसा से एओ को देखती है और उसे वाना का पिता बनने के योग्य समझती है। अपनी ऊर्जा वापस पाकर वे दोनों आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एओ का कबीला रहता था। निएंडरथल अपने भाई से दोबारा मिलने के लिए उत्साहित है और ओआ का नाम पुकारता है, जिसके जवाब में एक ढोल की आवाज सुनाई देती है। एओ को लगता है कि उसका भाई जवाब दे रहा है और वह गुफा में भागता है, लेकिन उसे बस एक मेमने की खाल मिलती है जिसका पंजा एक खूंटी से टकराया है। पास ही एओ को ओआ का शव मिलता है और वह ये देखकर रो पड़ता है कि उसका भाई अब जीवित नहीं है और उसका पूरा कबीला भी। इस त्रासदी का सामना करते हुए एओ पहाड़ के दूसरी ओर जाता है और अपने खोए हुए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए आखिरी बार बांसुरी बजाता है। फिर वो बांसुरी को चट्टान से नीचे फेंक देता है, क्योंकि अब जब उसका भाई चला गया है तो उसके कबीले को जीवित रखने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। वह चट्टान से कूदने के बारे में भी सोचता है, लेकिन तभी अका प्रकट होता है और उस पर चिल्लाता है मानो उसे ऐसा न करने को कह रहा हो। निएंडरथल को विवेक का संकट होता है और लगभग गलती करने के बाद वह अपना मन बदलकर वापस जाने का फैसला करता है। अचानक पहाड़ का किनारा ढहने लगता है और एओ फिसल जाता है। अका डर के मारे चीखने लगता है, मानो वह गिर गया है और हमेशा के लिए चला गया है। सौभाग्य से एओ आखिरी पल में खुद को संभाल लेता है और कोशिश करके वापस पहाड़ पर चढ़ जाता है और अका और वाना को गले लगा लेता है। अपने परिवार और लोगों को खोने के बावजूद एओ को एहसास होता है कि उसके पास अपने साथी और बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। 4 साल बीत जाते हैं और एओ ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है। उसके कंधे पर वाना बैठी है और अका, जो दंपत्ति के बच्चे के आने का इंतजार कर रही है। परिवार ने दूसरी जनजातियों से दूर रहने का फैसला किया है, इस डर से कि उन्हें पहले की तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भी वे पहाड़ों के बीच खुशी से रहते हैं और वाना एओ की देखरेख में हर दिन बढ़ रही है। एक दिन तीनों समुद्र के किनारे इकट्ठा होते हैं और जब एओ आग जला रहा होता है, अका उन्हें बच्चे की धड़कन सुनने के लिए बुलाता है। एओ ये जानकर खुश होता है कि भले ही वो आखिरी जीवित निएंडरथल हो, फिर भी उसके लोगों का खून उसके बेटे में बहता रहेगा। सदियों बाद भी निएंडरथल का विलुप्त होना एक रहस्य बना हुआ है और सभी मानव प्रजातियों में से केवल होमो सेपियंस ही जीवित बच पाया है। फिर भी निएंडरथल ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है और मानवता अस्तित्व के लिए अनंत संघर्ष में लगी हुई है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फिल्म के और भी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।